जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, आधा पौना घंटा और पढ़ते हैं, फिर बस ईद से पहले ख़त्म कहानी। अब फिर ईद मनाएंगे, ठीक है। इन 2020 एएल स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। हमारा साल है भी 2020 ही, नहीं 2021 से, ठीक है। तो 2020 में इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, पिछले साल की बात है। Recognition criteria for capitalization of internally generated intangible asset was met on यकम जनवरी 21, साल के पहले दिन हमारे। On this date, AL started development of a plant which completed in 3 months, or it is a pilot plant for testing new product and is not for scale economically feasible for commercial production। इसका मतलब इसके ऊपर इनकर होने वाली कॉस्ट, इसको बनाने पे इनकर हो, इसको चलाने पे इनकर हो, वो सारी की सारी क्या होनी है, इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बननी है, कैपिटलाइज होनी। AL incurred cost of 3 million and 7 million on design and construction of plant. AL expects to operate the plant for, यानी 2 साल तक वो तजर्बे करते रहेंगे शायद इस प्रोडक्ट पे, 2 साल इस प्लांट को चलाना है, टिल एंड ऑफ डेवलपमेंट फेज, तब कहीं जाकर डेवलपमेंट कंप्लीट होनी है। ड्यूरिंग 2021 AL incurred 5 million इन ऑपरेटिंग द पायलट प्लांट। अब जाके ओपन करो डेवलपमेंट की एग्जांपल्स के अंदर पायलट प्लांट वाला, तो उसमें तीनों चीज़ें थी, ठीक है। आपकी कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन और ऑपरेशन। पायलट प्लांट कंस्ट्रक्ट, डिज़ाइन करें, कंस्ट्रक्ट करें या चलाएं उसको। ये पायलट प्लांट को पीपीई नहीं बनाना, इसकी अपनी बनने की कॉस्ट, डिज़ाइन की कॉस्ट और इसके चलने की कॉस्ट, ये सारी की सारी कहाँ जाएगी, इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड होगी, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस करना है तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि द design, construction and operation of a pilot plant relates to development phase of an internally generated asset, and as the recording criteria has already been met on यकम जनवरी 21, therefore rupees कितना बनता है, 10-15 रुपीज़ 15 million shall be recorded as an intangible या shall be included in cost of intangible, ठीक है जी। फुल स्टॉप बाद आगे लिखेंगे as this intangible is still in progress because it will be completed after 2 years, therefore this in progress intangible shall be tested for impairment by comparing book value with recoverable amount, ठीक है। तो ये काफ़ी होगी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या एंट्री करनी थी, फिर मैंने कोई एंट्री नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन यकम मार्च 21 AL एक्वायर्ड अ पेटेंट, खरीदा है विद इनडेफिनिट लाइफ। तो इसका मतलब एमोटाइज नहीं होना, ठीक है, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है इसको हर साल। लेकिन इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट एंड कैश कंसिडरेशन ऑफ, ओह ये तो एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन आ गई, कल परसों किया था ना रिवाइज। ओके, द फेयर वैल्यूज ऑफ पेटेंट एंड इक्विपमेंट were assessed at 57 million and 35 million respectively. On the date of exchange, the equipment had a carrying value of 30 million. AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange. ठीक है, अब कैरिंग वैल्यू 30 है और फेयर वैल्यू क्या क्या कह रहा है, पेटेंट लिया है और बदले में इक्विपमेंट दिया है, तो मैंने कहा था ये पॉसिबल है, ठीक है। अब न्यू की फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट क्या है, ये फेयर वैल्यू ऑफ न्यू आ गई, और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड क्या है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड लेनी है और कैश पेड ये 25 मिलियन, यानी हमें 35 जमा 25 कितने में पड़ा, 60 में, 57 में नहीं 60 में नया पेटेंट पड़ गया, ठीक है। लेकिन साथ ही कह रहा है AL incurred 2 million फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ पेटेंट टू इट्स नेम, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा होगा, ठीक है। अब इंटेंजिबल को रिकॉर्ड कर लेते हैं,
बड़ी गड़बड़ चल रही है आज। तो इंटेंजिबल एसेट 20 वेल के तरतीब से चलते हैं। 35 फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, इस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अच्छा, और ये रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और कैश पे करते हैं इस तरह से। इंटेंजिबल डेबिट हुआ, फिर एक लाइन छोड़ दें, पीपीई क्रेडिट हुआ। पीपीई कितने से क्रेडिट हुआ? नहीं है हमारे पास कॉस्ट, तो बुक वैल्यू है वही कर दो, कितना? 30 से, ठीक है जी। और कैश क्रेडिट हुआ कितने से? 25 से। अगर तो अलग एंट्री करनी है उस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की, तो फिर तो ये इस तरह से कर लेंगे। लेकिन आसान तरीका क्या है, जो रजिस्टर करने की, नाम लगवाने की कॉस्ट है, कितनी है? वो 2 मिलियन भी इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड कर दें और इधर कैश में भी फिर ऐड कर दें। पेमेंट भी तो की है ना, तो क्या बन गया जी यहाँ पर? 62 और यहाँ पर बन गया 27। गेन लॉस क्या है? 5 किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है मेरे पास, गेन आ गया, ठीक है जी। तो दूसरा तरीका क्या था? ऊपर 60 लिखते, कैश में 25 लिखते, और फिर एक और अलग एंट्री करते, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो मैंने ये अलग करने की बजाय ऊपर इकट्ठा ही कर दिया, ठीक है। अब इसके बारे में लिखना है अंग्रेजी में, तो क्या लिखोगे जी कि पेटेंट एक्वायर्ड इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन शेल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल बिकॉज फ्यूचर कैश फ्लोज आर प्रोबेबल। सवाल में बताया हुआ है, ठीक है। इट शेल बी रिकॉर्डेड इनिशियली मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट ऑफ 62 मिलियन, ब्रैकेट में ये वर्किंग शो करोगे, ठीक है। एंड a loss of 5 million shall be recorded in P&L in this transaction calculated as follow। नीचे एंट्री करके जान छुड़ा दो। नेक्स्ट क्या कहोगे आप? As this intangible, this patent has indefinite life, therefore it shall not be amortized, however it shall be tested for impairment by comparing book value with recoverable amount at year end। ठीक हो गया जी। अब तीसरे को बस छोड़े, कितना कर सकते हैं, करना हो तो देख लें, वैसे देख ही लें, चलें। अभी इकट्ठे ही करके आए हैं इसको, ताज़ा ही है, अभी गवर्नमेंट ग्रांट याद ही होगा। ऑन एकम जून 21 द गवर्नमेंट ग्रांटेड अ लाइसेंस टू एएल फ्री ऑफ कॉस्ट टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल अप टू 10 टन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। तो हमें एक इम्पोर्ट लाइसेंस मिला है, ठीक है, मुफ्त में मिल गया। द लाइसेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। देयर इज नो फर्दर कंडीशन अटैच बाय गवर्नमेंट, लेकिन हमारे लिए तो भाई अगले कितने साल तक लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं, 10 टन लिखा हुआ है, लेकिन फेयर वैल्यू लाइसेंस की कितनी है? 50 मिलियन, ठीक है। अब चूंकि ये डिस्कस वाला सवाल है, तो आप दोनों बातें लिखोगे, ठीक है। आप ये कहोगे द इंटेंजिबल इज ग्रांटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर इट इज अ गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंटेड फॉर या एज पर IS 20, ठीक है। देयर आर 2 अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, ठीक है। नंबर 1, इट मे बी इनिशियली मेजर्ड एट नॉमिनल अमाउंट, ठीक है, और इट कैन बी measured at fair value, and in this case the government grant shall be recorded as a deferred liability and it shall be transferred to P&L on the same basis as the asset gives benefit। यानी जैसे जैसे जितने अरसे पे आपने इंपोर्ट करना है, टन्स की फॉर्म में है तो आउटपुट मेथड जैसा बन जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है। तो ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे, लाइसेंस को रिकॉर्ड करेंगे एज एन इंटेंजिबल, फेयर वैल्यू पे भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली इसको नॉमिनल पे भी कर सकते हैं। नॉमिनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो नॉमिनल पे होना ही नहीं, तो फिर सिर्फ फेयर वैल्यू वाला भी लिख कर आ सकते थे आप। ठीक हो गया जी, सही है। अच्छा, होमवर्क में क्या करेंगे जी आप? मेरा दिल किया तो हो सकता है मैं लेक्चर भी बनवा के भेज दूँ या? अच्छा जी, अच्छा जी,
क्वेश्चन 20 सबसे मुश्किल सवाल है मेरे हिसाब से तो, हडेरो लिमिटेड, लेकिन अब तो आसान हो गया होगा आपके लिए। तो ये आपने ईद से पहले कर लेना है। उसके बाद एक अच्छा सवाल ये था, काबिल लिमिटेड। तो क्वेश्चन 10, पास पेपर 10 काबिल लिमिटेड और पास पेपर, ये क्या चार्जिंग नहीं हो रही, हो गई। पास पेपर 10 और दूसरा पास पेपर 20। देखो 10 का पहाड़ा आ गया। ओके, ये 2 सवाल आपने करने। बस अब एक सवाल और करा के छुट्टी देता हूँ। ये 6th ये कर लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी, आपको याद होगा, फिर भी ज़रा थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कल वैसे कल या परसों ज़बानी भी बात हो रही थी इस पर। कॉलेज वालों ने कंस्ट्रक्ट की कैंटीन। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ऐसी ही कुछ एग्जाम्पल मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाई थी, तो मेरा दिल होता है ज़रा वही बातें हो जाए। ठीक है, कॉलेज ने कैंटीन जो कंस्ट्रक्ट की है, अब तो ईंटों वाली कर दी ना, पहले यूँ एग्जाम्पल दिया करते थे, ऊपर फाइबर वाली कैंटीन है, IK वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, बच्चों के लिए ईंटों वाली पक्की कैंटीन बनाएं। तो आप लोगों के कॉलेज के अंदर कैंटीन बनती रही। अब यहाँ पर तो है ही ईंटों वाली, अब यूँ कह देते हैं नहीं, कॉलेज वाले कह रहे हैं यहाँ पे फाइबर वाली, IK वाले कह रहे हैं फाइबर वाली। कॉलेज कंस्ट्रक्टेड आ कैंटीन। अब बिजली जो है वो आती जाती रहती है। ठीक है, तो जब सेशन ऑफ होता है एक महीना, तो उसके दौरान 2 महीने जो है वो कैंटीन बनती रही, और 2 महीने जनरेटर जो है वो कॉलेज के इस्तेमाल में नहीं था। वैसे तो वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कैंटीन के बनने में। ठीक है, तो जनरेटर वॉज यूज्ड फॉर 2 months on canteen construction, और तीसरा पॉइंट है जी, कॉस्ट ऑफ जनरेटर इज 3600 रुपये, ज़रा 12 के आंकड़े में आ जाएगा ना। ठीक हो गया जी। एंड यूजफुल लाइफ इज and useful life is 3 years। डेप्रीसिएशन जनरेटर की जो है उसकी एंट्री पास करनी, ये मेरी आपसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री तो होती है ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब यहाँ पे मामला क्या हुआ है, मामला ये हुआ है कि 3600/3 कितना बनता है, इस पूरे साल के अंदर 1200 रुपये की वैल्यू तो जनरेटर ने लूज़ की है, लेकिन पूरे साल ये बिज़नेस के यूज़ में नहीं आया, बल्कि किसी और, मतलब है तो बिज़नेस का यूज़ लेकिन एसिड बना रहे हैं ना, तो ये बिज़नेस के ऑपरेशंस में यूज़ होने की बजाय किसी और एसिड के कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो गया। तो जितना अरसा वो किसी और एसिड की कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ है, उतने अरसे की इस जनरेटर की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में डालने की बजाय उस एसिड की कैरिंग अमाउंट में ऐड करनी। अब यहाँ पे तो एक टेंजिबल दूसरे टेंजिबल के बनने में इस्तेमाल हुआ, यही टेंजिबल किसी इंटेंजिबल के बनने में भी इस्तेमाल हो सकता था। तो ये डेप्रीसिएशन उसकी अमोर्टाइजेशन, ये डेप्शन उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाती है इंटेंजिबल की। ठीक है ना, तो जब कोई एसिड दूसरे एसिड के बनने में इस्तेमाल हो जाए तो उस एसिड की डेप्रीसिएशन जो है, जो यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, वो बनने वाले एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि फिर
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर भी कुछ डेप्रीसिएशन जानी है। कितनी डेप्रीसिएशन जानी है जी? हमने कहा जी 1200 रुपये जो है ना जी, ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन, इसमें से 2 महीने की डेप्रीसिएशन P&L में नहीं लेकर जानी। कितना बनता है? 200। और बाकी की बैलेंसिंग कह दो या यूँ कह दो 10/12, ये कहाँ चली जाएगी? 1000। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो आपको शायद भूला हुआ हो, कल मैंने वैसे बताया भी था। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। मैं नोट तो नहीं करना? जी, ओपल लिमिटेड कमेंस्ड रिसर्च वर्क ऑन अ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जुलाई 13। ठीक है, ईयर एंड हमारा है 30 जून 2015। और फिर क्या आ गया? एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन आप ही करेंगे, मैं एंट्रीज कराऊंगा। एंट्रीज करा के उसके बाद बताऊंगा कि ये सारी बात इस तरह से लिखकर और फिर यूं करके बात कर देंगे। ठीक है, तो यकम जुलाई 13 पे ओपल लिमिटेड ने कमेंस किया रिसर्च वर्क एंड एंटर्ड इनटू डेवलपमेंट फेज ऑन यकम जुलाई 14। तो यकम जुलाई 2000 बस ठीक है जी, यकम जुलाई 2013 को इन्होंने काम शुरू किया और कहीं जाकर यकम जुलाई 2014 में डेवलपमेंट फेज़ में दाखिल हो गए और उसके बाद फिर आगे कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट हो गया होगा ये इंटेंजिबल। ठीक है, चलो अब इन दिस रिस्पेक्ट, इस अदब में ये भी कहता हूँ बस कर दो आज। In this respect, following expenses were incurred। इसी मद में ये expenses incur हुए हैं। और अगली बात मैंने आपसे छुपाई हुई है, छुप नहीं रही है पर छुपाई हुई है, वो एंड पे देखेंगे जाके कि गलती हो गई है कुछ। ठीक है, अब इन दिस रिस्पेक्ट यकम जुलाई 13 को शुरू की रिसर्च, यकम जुलाई 14 को डेवलपमेंट फेज में दाखिल हो गए। अच्छी बुरी का भी नहीं पता। ठीक है, और इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिख दिया, अब क्या करें जी? यकम जुलाई 13 को रिसर्च शुरू हुई थी और पूरा साल रिसर्च ही चली है। यकम जुलाई 14 को डेवलपमेंट फेज में दाखिल हुए हैं, तो ये 8 मिलियन तो सीधा सीधा क्या हो गया? एक्सपेंस। अब 14 की बात ही पहले कर लेते हैं। फिर टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दी 14 वाले साल में। फिर लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट खरीदा है। अब ये पायलट प्लांट नहीं होता बेटा, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट इज नॉट पायलट प्लांट। कह रहा है ये परचेज किया हमने यकम जनवरी 14 को साल के दरमियान में और इसकी लाइफ 5 साल है। जबकि आप देखें तो क्राइटेरिया मीट होकर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है यकम जनवरी 15 से। मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि पायलट प्लांट को क्यों एसिड इंटेंजिबल कॉस्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि वो बस उसी का ही हिस्सा है, समझ रहे। पायलट प्लांट आपने बनाया, उस पर आपने तजर्बा किया, इंटेंजिबल बना, बस पायलट प्लांट पर डस्टबिन में फेंक देंगे आप, कबाड़ियों को बेच देंगे आप। पायलट प्लांट ने तो फिर यूज नहीं होते रहना। लेकिन ये लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट है, ये हमारी लेबॉर्ट्री के अंदर साइंसदान बैठे हैं, वहाँ पे हमने रखा हुआ, इसकी लाइफ 5 साल है। ये वाला प्रोजेक्ट अगर इस साल में ख़त्म हो गया तो ये इक्विपमेंट फिर किसी और प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल हो जाएगा, फिर किसी और पे हो जाएगा। तो ये जनरेटर और कैंटीन वाली एग्जांपल थी कि जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है कैंटीन के बनने में, इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है आपके इस इंटेंजिबल के बनने में। ठीक है, अब ये तो फिर PPE होता है, तो कैपिटलाइज करेंगे इसको, बट एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, ठीक है, और फिर इसको डेप्रीशिएट करेंगे।
5 साल पे। क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाज हैव बीन मेट। अब ये बता नहीं रहा कि कब मेट हुआ, तो इसका मतलब है जिस दिन से शुरू हुई रिसर्च उस दिन से ही मेट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो है रिसर्च फेज़। रिसर्च फेज़ 1 जुलाई 13 से 1 जुलाई 30 जून 14 कर लें, यहाँ तक चला। इसमें जितने खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस आउट, तो इसमें खर्चे ही एक हुआ है 8 मिलियन का, वो क्या करना है, एक्सपेंस आउट। फिर उसके बाद 4 मिलियन है, ये भी एक्सपेंस आउट नहीं, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा, कैपिटलाइज होगा। फिर इसने क्या होना है, डेप्रिशिएट। लेकिन माना कि ये इसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी तो इस प्रोजेक्ट की अपनी कॉस्ट इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड होना शुरू नहीं हुई है, क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है। तो जब वो सारे खर्चे, इवन डेवलपमेंट भी बुरी होती तो एक्सपेंस आउट होती, तो ये डेप्रिसिएशन भी फिर क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट ही करेंगे, जैसे पहले डेप्शन की एंट्री करते आए। मतलब क्राइटेरिया मीट होगा तो इंटेंजिबल पर होने वाले खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होने हैं ना, तो फिर जब बाकी खर्चे ऐड होना शुरू होंगे तो उस दिन से ऑनवर्ड्स इस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी उस इंटेंजिबल में ऐड होना शुरू हो जाएगी, अभी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये ऊपर येलो तो आ गया ना, रिसर्च का खर्चा। अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट, तो डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट ये आया असल में कब से है, 1 जनवरी 2014 पे। तो 1 जनवरी 2014 से लेकर 30 जून 2014 तक ये एक्सपेंस बनेगा। ठीक है जी, डिडक्शन एक्सपेंस बनेगा, पीएनएल में जाएगा। उसके बाद चूंकि वो कह रहा है क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल इज मेट, तो कब मेट नहीं बताया किस दिन एग्जैक्टली, तो फिर जो कह रहा है ना डेवलपमेंट फेज 1 जुलाई 14 को एंटर हो गए हैं, तो फिर इसको अच्छी डेवलपमेंट अज्यूम करेंगे। इसका मतलब हम 1 जुलाई 14 से इंटेंजिबल को कैपिटलाइज कॉस्ट को इंटेंजिबल कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर देंगे, कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे। और कहते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन 1 जनवरी से स्टार्ट हो गई, इसका मतलब 6 महीने तक डेवलपमेंट चली और फिर ये कंप्लीट हो गई है डेवलपमेंट यहाँ। ठीक है जी, ओके। अब ये 1 जनवरी 2015 है, बोलो, स्टार्टेड प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 15। इसका मतलब इस दिन डेवलपमेंट क्या हो गई, कंप्लीट। इससे ऑनवर्ड्स तो फिर कॉस्ट इसमें ऐड नहीं हो सकती। अब लैब इक्विपमेंट का मामला क्या चल रहा था, लैब इक्विपमेंट की ये पहले 6 महीने की तो डेप्रिसिएशन कहाँ चली गई, पीएनएल के अंदर एक्सपेंस बन गई। ठीक है, उसके बाद ये वाले 6 महीने जो हैं जब इंटेंजिबल कैपिटलाइज हो रहा था, तो भाई इंटेंजिबल की कॉस्ट ऐड हो रही थी ना, इंटेंजिबल में कॉस्ट ऐड हो रही थी, तो ये वाली कॉस्ट भी फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी जो है वो ऐड हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, या कह ले इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इंटेंजिबल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड वाली है। तो ये बचपन में आपने पढ़ा था कि जब आपको कोई एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस डिडक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो फिर वो डेप्रिसिएशन नहीं रुकती, फिर डेप्रिसिएशन नहीं रुका करती। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो चालू रहेगी। अब अगले 6 महीने भी एसेट ने क्या होना है, डेप्रिशिएट होना है ना जी, क्योंकि उसने क्या बोला है, एक्सप्लेन कर दो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 15 में क्या अशर करेगा। तो 15 का साल तो ये यहां से शुरू होकर यहां पे, तो ये जो है ये हमारा साल है जिसके बारे में बात करनी है। ठीक है जी, अच्छा, अब तो आखिरी 6 महीने की भी तो इसकी डेप्रिसिएशन होनी है, उसका क्या करें, बोलो। जैसे पहले एक्सपेंस में जाती होती है किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन, इसकी भी एक्सपेंस में चली जाएगी। तो ये भी क्या बन जाएगा, तो ये मैंने जो अगली लाइन लगाई है ये सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट से की डिस्कशन है। ठीक है जी, सही है, चल। अच्छा, उसके बाद इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रिलेटेड प्रोडक्ट हैव शेल्फ लाइफ ऑफ, तो जो इस दिन इंटेंजिबल कंप्लीट होना है तो फिर इसने 6 महीने के लिए एमर्टाइज होना होगा। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल में 1 बाय 1 कर लेते हैं। सबसे पहले 30 जून 2014
14 की जर्नल एंट्रीज में करता हूँ तो उसमें 8 मिलियन एक्सपेंस में जाना है, 4 मिलियन in PPE बनना है और फिर इस 4 मिलियन की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में चली जाएगी। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज में कर रहा हूँ। हालांकि उसने डिस्कशन कही है पर मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ अब बस जी। जर्नल एंट्रीज ये ओरिजिनल वाली एंट्रीज में कर रहा हूँ। ठीक है, 30 जून 2000 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 है पहला साल ना? जी। सबसे पहले रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 8 मिलियन से। अच्छा, उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, नहीं पहले ऐड कर लें, इक्विपमेंट PPE डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 4 मिलियन। ठीक हो गया। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अब 4 को डेप्रीशिएट करना है 5 साल पे, लेकिन अभी इस साल में सिर्फ, लेकिन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस PNL में क्यों रिकॉर्ड किया है? माना कि ये इंटेंजिबल पर इस्तेमाल हो रहा है उसकी डेवलपमेंट पर, लेकिन अभी इंटेंजिबल के अपना क्राइटेरिया ही मीट नहीं हुआ। तो इंटेंजिबल पे कोई डेवलपमेंट की भी कॉस्ट लग रही होती है तो क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाली कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है, तो अभी तो क्राइटेरिया ही मीट नहीं हुआ, इंटेंजिबल बनना शुरू ही नहीं हुआ अभी, तो इक्विपमेंट की भी डेप्रिसिएशन PNL में जाएगी, जैसे रिसर्च वगैरह के खर्चे कहाँ जा रहे हैं PNL के अंदर। ठीक है, 5 years ये लिखा हुआ है, परचेज ऑन यकम जनवरी हैविंग एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। ठीक है जी, .4। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा हिस्सा, दूसरे साल की जनरल एंट्रीज यहाँ कर लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। एक तो मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा, दूसरा मैंने एक चीज छुपाई हुई भी है, देखेंगे बाद में इंशाल्लाह। ठीक है, अब 2015 ये पड़ा है, ऊपर लिखा हुआ था ना फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। अब 30 जून 2015 के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। नहीं भाई, उसने खुद बता दिया, रिसर्च 14 में चली थी, 15 में डेवलपमेंट चली है। ठीक है ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक लाइन में उसने इकट्ठा लिखा हुआ, लेकिन ये हमें पता है कि ये क्या है, डेवलपमेंट, क्योंकि यकम जुलाई से तो डेवलपमेंट शुरू हो गई हुई है। तो इसको क्या कर दें, इसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग एक्सपेंस आउट होगी, लेबोरेटरी इक्विपमेंट अब दोबारा आ नहीं रहा, और ट्रायल रन की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। ठीक है जी, सही हो गया। अब एंट्री क्या बनेगी, इनटेंजिबल डेबिट CWIP कह लो, कैश क्रेडिट 12 से, फिर 0.9 एंट्री तो बनेगी ना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, उसके बाद 0.6 भी इनटेंजिबल डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन पहले 6 महीने की इक्विपमेंट की इंटेंजिबल में डेबिट, बाकी 6 महीने की एक्सपेंस में डेबिट और एकोमोडेशन क्रेडिट इक्विपमेंट। फिर कहीं जाके इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, वो इंटेंजिबल कंप्लीट होगा तो CWIP से निकाल के उसको कैपिटलाइज में, मतलब इंटेंजिबल में ट्रांसफर करेंगे, फिर उसको जो महीने 6 महीने 3 महीने जो भी है इस्तेमाल हुआ उसको एमोटाइज कर लेंगे। ठीक है, अब ये ढेर सारी एंट्रीज हैं जी इस साल के अंदर। ठीक है, तो इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस है, CWIP कितने से डेबिट, 12 से, और कैश क्रेडिट। उसके बाद ट्रेनिंग एक्सपेंस PNL में ले जाने, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से जी, जी 0.9। फिर ट्रायल रन की कॉस्ट है,
इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी 0.6। अब ये तो हो गए खर्चे। अब वो जो इक्विपमेंट आया था, ये जो लाइन लगाई है, इस इक्विपमेंट की 1 जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रीसिएशन इंटेंजिबल में जानी, तो वो तो रिकॉर्ड करनी है। मैं कहता हूँ पूरी एंट्री कर लेते हैं, खैर है, ठीक है। तो इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ डेप्शन जानी है और बाकी डेप्रीसिएशन जो है वो पीएनएल के अंदर फिर चली जानी है और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट होनी है। अब क्या है जी कॉस्ट उसकी 4 और 5 साल क्या है, और इस साल पूरे साल की डेप्रीसिएशन कितनी बनती है। ऐसे भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, ये यूं भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ठहरो, ये देखो 4 कॉस्ट है इसकी, 5 साल इसकी लाइफ, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। 6 माह की डेप्रीसिएशन कहाँ ले जाओ, इंटेंजिबल में, ठीक है। बैलेंसिंग भी लिख सकते हो, दोबारा यही वर्किंग भी कर सकते हो। बाकी 6 महीने की डेप्रीसिएशन कहाँ ले जाओगे, पीएनएल में एज एन एक्सपेंस, और ये 0.8 डेप्रीसिएशन आ गई। क्लियर। फिर इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया। अब इंटेंजिबल के अंदर क्या क्या डेबिट हुआ है, बस पिछले साल तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो फिर इंटेंजिबल एसेट डेबिट और इंटेंजिबल एसेट का CWIP क्रेडिट कितने से, तो 12 प्लस 0.6 प्लस 0.4 13 आ गया। तो 13 रुपीज़ का इंटेंजिबल रिकॉर्ड हो गया। अब इसको एमोटाइज करना है हमने, एमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन क्रेडिट। इसकी शेल्फ लाइफ क्या कह रहा है वो, कितनी, 10। ये इट इज एस्टिमेटेड दैट रिलेटेड प्रोडक्ट वुड हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, और ये किस दिन रेडी टू यूज हो गई है, तो फिर 6 महीने की इसकी एमोटाइजेशन आ जाएगी 6/12 जी। अब ये सारे काम आपको आते हैं, इनके बारे में बताना भी आता है, पर इसमें एक ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट क्या था, ये सब कुछ मैंने कर दिया ओरिजिनल, ठीक है, ओके, सब ओरिजिनल हो गया। अब ट्विस्ट क्या था, ओ इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग कॉस्ट्स वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू। सारी कॉस्ट कैसे डेबिट कर दी तुमने, क्या मतलब 12 मिलियन सारे का सारा एंट्री कर दिया इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटेंजिबल कैपिटल वर्किंग प्रोसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, और अगले साल में 13.5 की ये एंट्री कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से तो अच्छा तरीका क्या है, वैसे मैं रॉन्ग एंट्री लिख रहा हूँ, ये क्या थी, ये यहाँ तक जो चली है ये ओरिजिनल एंट्रीज है, ठीक है, ओरिजिनल एंट्रीज। लेकिन रॉन्ग एंट्रीज भी हुई हैं। रॉन्ग क्या हुआ है, उसने ये सब करने की बजाय क्या कर दिया, उसने ये सब करने की बजाय इंटेंजिबल CWIP को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया। पहले साल कितना जी, 12 है पूरा, अच्छा 12 मिलियन से, और अगले साल इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोसेस डेबिट और कैश क्रेडिट 13.5 से, ठीक है जी। तो ये जनाब ओरिजिनल एंट्रीज चली आ रही है, मैंने अर्ज किया। और ये आपकी रॉन्ग एंट्रीज, ये मैंने रॉन्ग लिखने की कोशिश की। अब हमने तो एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन करने का आसान तरीका पता है क्या है, अब आसान तरीका बताने लगूँ, करेक्शन आ गई ना, आसान तरीका क्या है, इसके बारे में लिख सकते हो ओरिजिनल,
क्या करना है, क्यों करना है या क्यों किया, इसके बारे में तो ये लिखते हैं। अब हम क्या कहेंगे, हम यूँ कहेंगे ₹8 million relating to research expense is recorded in relating to research has been recorded as an expense in P&L, ठीक है। इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर I-38 है ये, ठीक हो गया। फिर इक्विपमेंट, लैब इक्विपमेंट is an item of property plant equipment and it shall be capitalized at its cost of 4 million. नंबर 3 पॉइंट लिखोगे, it shall be depreciated over its useful life of 5 years and depreciation expense of 0.4 million shall be taken to P&L for the year ended 30 जून 2014। ये लिखने के बाद अगला पॉइंट लिखोगे, however the accountant has mistakenly debited 12 million in capital work in process intangible. Now we will debit relevant accounts and credit intangible CWI। कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पर एक मसला आएगा, वो मसला आपको पता है क्या है। हम खड़े इस वक्त 2015 में हैं, तो 2014 तो प्रायर ईयर है। अब जब आप प्रायर ईयर के अंदर ये एक्सपेंस और ये एक्सपेंस पकड़ेंगे तो ये 8.4 की फिगर तो P&L की फिगर है, तो P&L तो हमारे पास है नहीं। चलो PPE तो हमारे पास मौजूद होता है, बैलेंस शीट आइटम है। तो याद है आपको वो रेक्टिफाइंग एंट्री सी करते थे जिसमें हम कहा करते थे कि आप क्या कर लें, आप बैलेंस शीट आइटम को पकड़ें, PPE डेबिट होगा, ठीक है जी, 4 से और -0.4 कर देता हूँ ऐसी मिसाल के तौर पर, ठीक है। कितना बनता है, बल्कि बीच में और PPE, ठीक हो गया। उसके बाद और कौन सा एसेट है, कोई एसेट नहीं है, ठीक है। इसको डेबिट करके कितना, और बल्कि ऐसे ना करें, नीचे भी तो इंटेंजिबल पड़ा है ना, उससे नेट होकर आना है। 3.6 - 12 करें ज़रा, क्या आता है 8.4। यानी कि दोनों एंट्रीज को अगर कंबाइन करना है, कंबाइन नहीं करा रहा, छोड़े फिलहाल, सादा बात, ठीक है। वही 8.4 बनना जो बोला है, तो इसके बारे में आपने ये लिखना है कि नाउ वी विल डेबिट द रेलिवेंट अकाउंट्स एंड क्रेडिट CWIP विद 12, ठीक है। लेकिन साथ ही एडिशनल बात क्या लिखोगे, हाउएवर 8.4 रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस या P&L shall be used to restate opening retained earnings। ये shall be recorded as a restatement of opening retained earning because it relates to previous year। ये मसला पिछले साल में आना है, अगले साल में तो वो भी नहीं है क्योंकि वो उसी साल के अंदर खड़े हैं। अब इस साल में क्या करोगे, बताते जाओगे, हर एक चीज़ के बारे में बताते जाओगे, और एंड पे जाकर कहोगे कि the accountant has mistakenly recorded all these amounts as intangible। Now we will debit relevant accounts as discussed above and credit CWIP intangible with 13.5। ठीक हो गया। अब इसमें ओवर रिटेन्ड अर्निंग्स वाली बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके, ठीक है जी। अब इसको लिखोगे इसी तरह से लिख लोगे, तो ये सिर्फ इसका लिखना होमवर्क में, डिस्कशन तो मैंने सारी कर दी है। मेरे जब डिस्कशन नहीं होती थी मेरा सर बहुत दर्द करने लग गया था, ठीक है जी। तो बस जी, अब इतनी ज़्यादा अभी हमारा सफ़र इतना हुआ नहीं था कि हम कोई लंबा चौड़ा होमवर्क कर सकते ईद पे। वैसे भी मेरा दिल रहा ज़रा ईद थोड़ी आप एंजॉय कर लें, ठीक है। तो 2 पास पेपर के सवाल हैं और इसको लिखना है। अच्छे बच्चे तो ये करेंगे कि वो 3 दिन की बजाय, वैसे तो 2 दिन पूरा पढ़ लें तो भी काफ़ी है, 3 दिन अय्याशी कर सकते हैं। तो अच्छे बच्चे क्या करेंगे, जो हमने अभी तक 8 लेक्चर्स में पढ़ा उसको एक गो में करने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक दिन, ये कल वाला दिन 29 वाला दिन जो है, इसमें आप 2 पास पेपर्स करें और इसका सोल्यूशन लिखें। 2-2.5 घंटे बन गए क्योंकि छुट्टी है ना, लाइक संडे 3 घंटे दे दें इसको। और फिर ईद के बाद वाला जो आखिरी दिन होगा, तीसरा दिन ईद का, उस दिन बैठें और एक गो के अंदर जितना हमने अभी तक 8 लेक्चर्स में पढ़ा है, ये मेन सवाल आप उसके अंदर एक सीटिंग में करें, ताकि जब आप ईद के बाद आएँ तो आप बिल्कुल ऐसे फ्लुएंट हों, ठीक है जी। बाकी अब इंशाल्लाह ईद से अगले दिन मतलब जो वर्किंग डे होगा उससे मुलाकात होगी। तो एडवांस ईद मुबारक आप लोगों में के लिए, और ज़िंदगी रही तो ईद के बाद मुलाकात होगी। दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।